वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंटरिम यूनियन बजट 24-25 के। इसी के साथ इंपॉर्टेंट मेजर हाइलाइट्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, सो सेशन स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी देखने वाले हैं रिलेटेड टू इंटरिम यूनियन बजट 24-25। ओके, सो ये जो सेशन होने वाला है आपकी अपकमिंग इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस, ये सारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है, सो उसी के लिए आपको प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने करंट अफेयर्स के सारे सेशंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, एंड मैं जो करंट अफेयर्स के सेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ, इससे एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन जो है देखने मिलते हैं। सो आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है एंड प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। और अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं, उसे भी आपको फॉलो करना है। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। इसी के साथ साथ रिसेंटली आप सभी की इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन है जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाने वाला है 50 मार्क्स के लिए। सो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिसेंटली सर ने काफी सारे सेशंस भी प्रोवाइड किए हुए, सो सारे सेशंस को देखना है। उसी के साथ साथ एक एक्सप्रेस कोर्स भी आप लोगों के लिए जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में 45+ जो है वो मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे अगर आपने ये कोर्स को ज्वाइन किया तो। इसमें जो क्वेश्चन सर ने प्रोवाइड किए वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। सो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने इस साल की इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन में कंप्यूटर सेक्शन में 45+ मार्क्स सिक्योर कीजिए। ओके, सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का इंटरिम यूनियन बजट, जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो है उसे भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के बजट को। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरिम यूनियन बजट 24-25 के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को। सो सबसे पहला पॉइंट है, द बजट 24-25 इज नॉट एक्चुअली फुल बजट सिंस 24 इज एन इलेक्शन ईयर, सो दिस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड इंटरिम बजट। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस साल का जो बजट है 24-25 का, ये फुल बजट नहीं है सिंस 2024 जो है ये एक इलेक्शन ईयर है। सो जो निर्मला सीतारमन है इन्होंने अपना इंटरिम बजट जो है वो पेश किया, एंड ये जो इंटरिम बजट पेश किया ये सेकेंड इंटरिम बजट जो है निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया। अगर आपको पूछा गया कि फर्स्ट इंटरिम बजट किसने पेश किया था, वो थे सीडी देशमुख, जिन्होंने 1951-52 फाइनेंशियल ईयर में जो है फर्स्ट इंटरिम बजट जो है वो पेश किया था। ओके, एंड इस साल का जो बजट था वो निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, इनका ये 6th बजट था जो उन्होंने पेश किया। ओके, एक्चुअल जो फुल फ्लेज बजट आएगा वो जुलाई इस ईयर में जो है वो आने वाला है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन कंप्लीट होता है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आप आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं एक्चुअल हमारे बजट की ओर। सो सबसे पहले जब निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया तो सबसे पहले उन्होंने डेवलपमेंट मंत्रा की बात की। सो व्हाट इज डेवलपमेंट मंत्रा? आप सभी ने सुना होगा, मोदी जी ने काफ़ी बारी कहा है सबका साथ सबका विकास। इसी के साथ जो है सबका विश्वास, इसे ऐड कर दिया गया है। एंड उसी के साथ कहा गया है कि हमारा इंडिया जो है वो DDD पे वर्क करता है। हमारे इंडिया में डेमोग्राफी भी है, डेमोक्रेसी भी है एंड डाइवर्सिटी भी है। सो इन तीनों के साथ अगर सबने प्रयास किया तो हमारा इंडिया जो है वो 2047 तक डेवलप इंडिया जो है वो बनेगा। सो ये डेवलप इंडिया, ये जो टारगेट रखा हुआ है डेवलप इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, इसी के लिए जो है सबसे पहले बात की गई। एंड इसी से जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने बजट को पेश करने की शुरुआत की। ओके, विद द मंत्रा ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, द होल नेशन अप्रोच ऑफ सबका प्रयास, द यूनियन मिनिस्टर of Finance and Corporate Affairs श्रीमती निर्मला सीतारमन presented the interim union budget 24-25. Okay, next ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन said the government is working to make India develop by 2047. जैसे कि मैंने आपको बताया डेवलपमेंट मंत्रा जो है जो उन्होंने पेश किया कि सबका अगर साथ रहेगा, सबका अगर कंट्रीब्यूशन रहेगा, सबका प्रयास रहेगा तो हमारा इंडिया जो है वो 2047 तक डेवलप इंडिया जो है वो बनेगा। ओके, द नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे आप सभी को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन 4 मेजर ग्रुप्स, दैट इज गरीब,
पुअर, महिलाएं विमेन, युवा यूथ एंड अन्नदाता फार्मर। सो इस साल का ये जो बजट पेश किया इसमें 4 मेजर ग्रुप्स को जो है फोकस किया गया एंड वो 4 मेजर ग्रुप्स में आते हैं गरीब, महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 मेजर ग्रुप्स आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स थे वो देखे। इसी के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसा बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द इंटरिम यूनियन बजट 24-25 एट व्हाट टाइम डिड शी डू सो। मतलब कि ये उनका कितना बजट है, कौन से नंबर का बजट है जो वो पेश किया इन्होंने, दैट इज 6th टाइम ये वाला उनका बजट है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो उनका बजट है वो 6th नंबर का बजट पेश कर रही है, लेकिन आपको पूछा गया कि ये कौन से नंबर का इंटरिम बजट पेश कर रही है। सो ये 2nd नंबर का इंटरिम बजट प्रेजेंट कर रही है। ओके, सो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपको तो ये पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू इंटरिम बजट 24-25 गवर्नमेंट इज वर्किंग टू मेक इंडिया अ विकसित भारत बाय डैश। ओके, सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया, जो विकसित भारत वाला टारगेट है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। सो वो है ऑप्शन डी 2047। ओके, सो 1947 से 2047 इसे रखा है क्योंकि हमारा भारत उस साल 100 वर्ष पूरे करेगा। अमृतकाल, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। इंडिपेंडेंस डे के दौरान जो मोदी जी उन्होंने इसे एज अ कर्तव्य काल जो है ये भी वर्ड इन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया है। तो 1947 से 2047 में हमारा इंडिया जो 100 ईयर्स कंप्लीट करेगा, तो हमें 2047 तक एक विकसित भारत जो है वो बनाना है, ये हमारा टारगेट है। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द फाइनेंस मिनिस्टर सेज दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग with an approach to development that is all around, all pervasive and all inclusive. It covers all castes and people at all levels. She said we are working to make India Viksit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people capability and empower them. So finance minister ने ये स्ट्रेस किया है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से वर्क कर रही है, इस तरीके का वो डेवलपमेंट ला रही है कि जहाँ पर सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी एंड सर्वसमावेशी वो सभी कास्ट को, सभी लोगों को मिला के जो है एक डेवलपमेंट का अप्रोच करना चाह रही है, वो उस तरीके से वर्क कर रही है जिसके तहत हमारा इंडिया ने जो टारगेट डिसाइड किया 2047 की, तब तक हमारा इंडिया जो है वो विकसित भारत बने, वो इसके लिए वर्क कर रही है और वो सबको इसमें मिलाकर, सारी कास्ट को, सारे लोगों को मिलाकर वर्क कर रही है डेवलपमेंट के लिए। ओके, और इसी के लिए वो लोगों को कैपेबल बना रही है, उन्हें एम्पावर कर रही है। ओके, सो जो टारगेट है वो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, विच इज़ 2047। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस साल हमारा भारतवर्ष जो है वो 100 साल पूरे करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट स्लाइड से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ विकसित भारत मेंशन इन द इंटरिम बजट 2024। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 इंपॉर्टेंट मेजर ग्रुप्स को जो है फोकस किया गया है, 4 पिलर्स है जिसे फोकस किया गया है इंटरिम बजट में, वो कौन सी है? वो 4 है गरीब, पुअर, महिलाएं, विमेन, युवा यूथ एंड अन्नदाता फार्मर्स। तो ये चारों भी जो है ये इस साल के बजट में मेंशन किए गए एज अ फोकस सेक्टर्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ द पिलर्स गिवन अबाउ आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी 4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 के 4 पिलर्स जो है विकसित भारत के लिए जो है बनाए गए हैं। ओके, सो गरीब के लिए जो इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, दैट इज़ गरीब कल्याण, देश का कल्याण। महिलाएं के लिए नारी शक्ति, युवा के लिए एम्पावरिंग द यूथ एंड अन्नदाता के लिए जिसे फार्मर से डिनोट किया गया है वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। ओके, सो गवर्नमेंट किसके लिए फोकस करिए? 4 एस्पेक्ट को फोकस करते हुए हमारे सोसाइटी, दैट इज ज्ञान। अगर आपको याद रखना है तो एज अ ज्ञान आप ध्यान में रख सकते हो। जी स्टैंड्स फॉर गरीब, वाई स्टैंड्स फॉर युवा, ए स्टैंड्स फॉर अन्नदाता एंड एन स्टैंड्स फॉर नारी। सो ज्ञान, इस ज्ञान को जो है वो एक एज अ 4 एस्पेक्ट जो है वो फोकस कर रही है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इन 4 एस्पेक्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें हम लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स जो है वो हासिल किए और हमें और भी क्या फ्यूचर में हासिल करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ। सो सेशन को एक ही चीज़ कहूँगी, कंटिन्यू देखिएगा सो दैट आपको सारी चीज़ें, पूरा बजट भी समझ आएगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चलेगी क्या क्या एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट 24 कंसिडर द फॉलोइंग
options, how many of the statements given below are inclusive approaches to development for household and individual? तो हम लोग यहाँ पे एक डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं, तो उसी के लिए क्या बोला जा रहा है, हाउस होल्ड और इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए कौन से बिलो दिए हुए अप्रोचेस को जो है कंसिडर किया गया है. सो फर्स्ट वन इज हर घर जल, सेकेंड वन इज हाउसिंग फॉर ऑल, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, फोर्थ वन इज कुकिंग गैस फॉर ऑल एंड फिफ्थ वन इज बैंक अकाउंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दी अबाउ, ऑल ऑफ 5. देखिए ये पॉइंट मैं आपको यहीं पर डिस्क्राइब कर रही हूँ और इसी का क्वेश्चन भी यहीं पे आया हुआ है. सो डेवलपमेंट प्रोग्राम की ही जब डिस्कशन चल रहा था उसी दौरान जो सितारा मैंने उन्होंने ये कहा कि लास्ट 10 ईयर्स में हम लोगों ने हर एक हाउस होल्ड और हर एक इंडिविजुअल को हाउसिंग फॉर ऑल, हर घर जल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, कुकिंग गैस फॉर ऑल एंड बैंक अकाउंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल का टारगेट जो है हर एक हाउस होल्ड और इंडिविजुअल के लिए सेट किया है एंड उसी के लिए पिछले 10 सालों से जो है हम लोग वर्क कर रहे हैं. ओके, सो इसलिए ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट जो कि हमारा फर्स्ट जो फोकस सेक्टर है उसमें का फर्स्ट पॉइंट दैट इज पुअर एंड जिसके लिए जो एक सेंटेंस यूज़ किया गया है कि गरीब का कल्याण देश का कल्याण. ओके, सो इसके लिए क्या टारगेट्स हम लोगों ने अचीव किए और क्या हमें करना है, ये सारी चीज़ें आपको इन बिटवीन जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स में चीज़ें पता चलने वाली है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. इन बिटवीन में क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, सिर्फ सेशन को अच्छी तरीके से देखना है. ओके, फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट हैज़ असिस्टेड 25 करोड़ पीपल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द लास्ट 10 ईयर्स. क्या बोला गया यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने 25 करोड़ लोग जो है उनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से फ्री किया है पिछले 10 सालों में. ठीक है, सो आपको पूछा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में कितने लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से फ्री हुए, तो वो है 25 करोड़ पीपल. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट पॉइंट ये है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹34 लाख करोड़ यूजिंग पीएम जनधन अकाउंट लीडिंग टू सेविंग ऑफ ₹2.7 लाख करोड़ फॉर दी गवर्नमेंट. सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 34 लाख करोड़ रुपीस का जनधन अकाउंट से, जिससे 2.7 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने सेविंग किया है. पहले जो पैसा जाता था, ठीक है, वो एक मीडिएटर कोई होता था, कुछ मीडिएटर होने के वजह से जो है बीच में जो खर्चा आता था. ओके, सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ऐसा हुआ कि जो पैसा है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया एंड ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो है 2.7 लाख करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट ने सेव किए. ओके, नेक्स्ट वन है क्रेडिट असिस्टेंस वॉज प्रोवाइडेड टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि. क्या बोला जा रहा है कि क्रेडिट असिस्टेंस जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 78 लाख का जो लोन है वो प्रोवाइड कर दिया गया है अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम. ओके, फ्रॉम द टोटल 2.3 लाख हैव रिसीव क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम. मतलब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो क्रेडिट असिस्टेंस मतलब ही लोन प्रोवाइड कर दिया गया इस स्कीम के तहत, पीएम स्वनिधि इस स्कीम के तहत, जिसमें 2.3 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स है जिन्हें तीसरी बार क्रेडिट लोन जो है वो लिया है. ये स्कीम मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कब लॉन्च हुई थी, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर दी गई थी. ये डिटेल में हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी. अभी जो पॉइंट जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ उतना ही ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट वन है पीएम जनमन योजना टू एड द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. सो पीएम जनमन योजना जो है इसको डेवलप करके जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को जो है फोकस किया गया है एंड उनको जो है सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो पीवीटीजी ग्रुप्स को प्रोवाइड करके और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया, ये उन्होंने अनाउंस किया. ओके, देन नेक्स्ट वन है पीएम विश्वकर्मा योजना प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन पीपल एंगेज इन 18 ट्रेड्स. सो पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जिसके तहत जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन पीपल होते हैं उन लोगों को जो 18 अलग अलग डिफरेंट ट्रेड से बिलोंग करते हैं उन लोगों को सपोर्ट किया गया है थ्रू दिस योजनाएं. ओके, सो गरीब का कल्याण देश का कल्याण ये जो सेक्टर है इसमें आप सभी को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान में रखना है वो ये है कि 25 करोड़ लोगों को जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पिछले 10 सालों में फ्री कर दिया गया है. डीबीटी ट्रांसफर किया 34 लाख करोड़ रुपीस का यूजिंग पीएम जनधन अकाउंट, जिससे 2.7 लाख करोड़ का जो है सेविंग हुआ है. देन 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो लोन प्रोवाइड कर दिया गया अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम एंड उसमें से 2.3 लाख लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने तीसरी टाइम
क्रेडिट लिया है। देन पीएम जनमन योजना जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो है बनाई गई है और बनाकर उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो है डेवलपमेंट किया गया है। एंड लास्ट वन इज पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन पीपल जो है जो डिफरेंट 18 ट्रेड्स में अपनी डिफरेंट जो है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो दिखाते हैं उनको इस योजना के तहत जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, सो ये था ऑल अबाउट गरीब का कल्याण एंड देश का कल्याण। आई होप आप सभी को समझ आएगा। हम लोग नेक्स्ट हमारा फोकस सेक्टर देखते हैं, दैट इज नारी शक्ति। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नारी शक्ति। नारी शक्ति में सबसे पहला पॉइंट है 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन गिवन टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया। नियरली 70% विमेन को जो है कवर किया गया। ओके, इन स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कोर्सेज गर्ल्स एंड विमेन कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ एनरोलमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेम जो कोर्सेज है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कोर्सेज, इसमें गर्ल्स एंड विमेन्स की अगर मैं बात करूँ तो 43% एनरोलमेंट हुआ, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, देन उसके बाद बात की गई है कि 1 करोड़ विमेन जो है वो थ्रू 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया एंड वो जो है वो लखपति दीदी बन गई है। ओके, सो 83 लाख विमेन 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो है 9 करोड़ विमेन्स ने ट्रांसफॉर्म किया था, खुद को एम्पावर किया, सेल्फ रिलायंस उन्हें खुद का बनाया एंड उसी में से 1 करोड़ विमेन जो है उन्हें सक्सेस मिली एंड वो लखपति दीदी ऑलरेडी बन गई है। ओके, सो इसी का टारगेट जो है अभी और भी ज़्यादा एनहांस कर दिया गया है। पहले इसका टारगेट 2 करोड़ रखा गया था कि 2 करोड़ दीदी नेक्स्ट जो है लखपति दीदी बनेगी, बट अब वो टारगेट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है 2 करोड़ से, अब वो 3 करोड़ कर दिया गया है। ये भी आपको एडिशनली ध्यान में रखना है। ऑलरेडी 1 करोड़ विमेन जो है वो थ्रू 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लखपति दीदी बन चुकी है। अब इसका टारगेट जो रखा है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, द नेक्स्ट वन है फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज गॉन अप बाय 28% इन 10 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में जो फीमेल का एनरोलमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में वो बढ़ा है 28% से। ओके, नेक्स्ट कहा कि मेकिंग अ ट्रिपल तलाक इलीगल, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर विमेन इन द लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ओवर 70% हाउसेस अंडर द पीएम आवास योजना गिवन टू विमेन फ्रॉम द रूरल एरियाज। और ये कहा गया कि ट्रिपल तलाक को हम लोगों ने इलीगल किया। रिजर्वेशन जो है लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन दिए जिसमें 1/3 सीट्स जो है वो विमेन को प्रोवाइड की गई। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज़ कही कि पीएम आवास योजना के तहत 70% हाउसेज जो है वो रूरल एरियाज की वुमेन्स को जो है वो बना कर दिए गए। सो ये नारी शक्ति के लिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने पिछले 10 सालों में अचीव की है एंड कुछ जो टारगेट्स आप लोगों को पता चले जो मैंने बताया वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो चीजें हो चुकी है और जो होने वाली है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ईच एंड एवरी पॉइंट समझना है और ध्यान में रखना है। अब हम लोगों ने ये जो 2 फोकस सेक्टर्स देखे हैं, गरीब का कल्याण, देश का कल्याण एंड नारी शक्ति, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंटरिम बजट 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पीएम विश्वकर्मा योजना रीच आउट टू द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एंड पीएम जनमन योजना प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन एंगेज इन 18 ट्रेड्स। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से मेरा पहला ही जो मैंने एक्सप्लेन किया दोनों ये योजनाओं को अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुना होगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ गया होगा कि ये दोनों पॉइंट्स गलत है, क्योंकि ये उल्टा बता दिया गया है। जो विश्वकर्मा योजना जो प्रोवाइड करती है वो जनमन के बारे में बता दिया गया और जो जनमन प्रोवाइड करती है वो विश्वकर्मा के लिए बताया गया है। ओके, सो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स गलत है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि पीएम जनमन योजना जो है, ठीक है, ये योजना जो है 15 नवंबर 2023 में कुंती झारखंड से इसे जो है लॉन्च किया गया था फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीवीटीजी। ओके, सो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, देन सेकेंड है पीएम विश्वकर्मा योजना, ये लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2023, प्रोवाइड्स एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन पीपल हु आर एंगेज इन 18 ट्रेड्स लाइक कोई जो सुतार होता है, लोहार होता है, कारपेंटर होता है, कुम्हार होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो करते हैं, ठीक है, उनके आर्टिसंस को और क्राफ्ट्समैन पीपल को इस योजना में जो है
कवर किया गया है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी योजनाएं आज के बजट में मैं जो एक्सप्लेन करी हूँ आई है, वो कब लॉन्च हुई है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो किस लिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, और जो बजट में उस योजना के बारे में जो कहा गया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना और जनधन योजना के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, विच इज रॉन्ग। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो है, ये जनधन योजना जो है ये पीवीटीजी ग्रुप को अपलिफ्ट करने के लिए बनाई गई है, एंड विश्वकर्मा योजना के तहत आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन पीपल को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट 24 पीएम स्वनिधि हैज प्रोवाइडेड क्रेडिट असिस्टेंस टू डैश लाख स्ट्रीट वेंडर्स फ्रॉम द टोटल 2.3 लाख हैव रिसीव क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम। देखिए क्या बोला जा रहा है, पीएम स्वनिधि इस स्कीम के तहत कितना क्रेडिट असिस्टेंस जो है कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है दिया गया। ठीक है, तो वो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें से 2.3 लाख जो लोग थे उन्होंने थर्ड टाइम जो है क्रेडिट लिया। सबसे पहले पीएम स्वनिधि ये जो स्कीम है ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर ने इसे लॉन्च किया था, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम को। ये जो स्कीम हुई थी ये कोविड के दौरान जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ओके, सो इसमें स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया था कि ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो मार्च 2024 2020 के पहले या फिर तब तक के हैं तो उनको इस स्कीम का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया गया था। ओके, बट अब जो है इस स्कीम को जो है सारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अवेलेबल करवा के कर दिया गया है। आपको ये जो डेट मेंशन की गई थी मार्च 24 2020 कि इससे पहले या फिर तब तक के जो स्ट्रीट वेंडर्स है जो उस वेंडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो लोग लोन ले सकते हैं। द पीएम स्वनिधि स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स हु आर एंगेज इन वेंडिंग इन अर्बन एरियाज ऑन और बिफोर मार्च 24 2020। ठीक है, बट नाउ ये जो स्कीम है इट इज अवेलेबल टू ऑल द स्ट्रीट वेंडर हु एंगेज इन द वेंडिंग इन द अर्बन एरियाज। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो फर्स्ट टाइम जो लोन प्रोवाइड किया गया था वो 10,000 रुपए का किया गया था। ओके, अगर वो सक्सेसफुली अगर वो रिटर्न किया तो सेकेंड जो लोन मिलता है दैट इज 20,000 एंड थर्ड टर्म जो लोन मिलता है विच इज़ 50,000 का। ओके, तो अगर फर्स्ट टर्म का जो लोन 10,000 वो सही तरीके से रिटर्न किया तो सेकेंड लोन मिलता है एंड देन थर्ड लोन जो है वो दिया जाता है। तो ये जो मैं बात किया था कि थर्ड टाइम क्रेडिट लेने वाले जो थे उसमें से 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स थे। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ओके, तो ये स्कीम जो लॉन्च हुआ था ये कोविड के दौरान लॉन्च हुआ था। ओके, सो इसका लॉन्च डेट अगर आपको ध्यान में रखना है तो 1 जून 2020 से इसे जारी करना स्टार्ट किया गया था। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अगेन आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स है जो कि करेक्ट है। फर्स्ट वन, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Under this scheme, 83 lakh self-help group with 9 crore women are transforming the rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance। देखिए ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब लखपति दीदी ये पढ़ाया था एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जब बताया था नारी शक्ति में, तभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बोथ 1 और 2 हो जाएगा। लखपति दीदी ये जो स्कीम है ये मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया था उनका लास्ट ईयर का जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच था 2023 का उस दौरान। तो ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। इट इज करेक्ट एंड ये योजना के तहत ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके तहत जो विमेन्स हैं उन्हें फाइनेंशियल एम्पावर किया जा रहा है। उनको वेरियस स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, सो अंडर दिस स्कीम 83 lakh self help group with the 9 crore women are transforming the rural socio economic landscape with the empowerment and self reliance। so ये जो 9 crore women को ये जो ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड की उसमें से 1 करोड़ विमेंस जो है वो ऑलरेडी लखपति दीदी बन चुकी है। यही मैंने आप लोगों को बताया एंड इस स्कीम का जो टारगेट है जो 2 करोड़ रखा गया था वो अब इंक्रीज होकर 3 करोड़ रख दिया गया है।
ओके, समझ आया? तो ये लखपति दीदी स्कीम जो है वो लास्ट ईयर 2023 में लॉन्च हुई थी एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी सभी समझ आया होगा आपको। एंड इस साल के बजट में क्या डिस्कस किया अबाउट लखपति दीदी एंड कैसे क्वेश्चन आ सकता है मैंने आप सभी को बताया। नॉट नेसेसरी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया डेटा, यहाँ पे जो बताई गई फैक्ट है, यहाँ पे जो बताई गई फिगर है रिलेटेड टू लखपति दीदी, किसी तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारे नेक्स्ट फोकस सेक्टर थर्ड, दैट इज यूथ। अभी हम लोगों ने 2 कवर अप कर लिए, हमारे टोटल जो फोकस सेक्टर्स है 4 है, उसमें से अभी थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, दैट इज एम्पावरिंग द यूथ। इसी का पहला पॉइंट है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अशरिंग इन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया आर डिलीवरिंग क्वालिटी टीचिंग एंड नर्चरिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स हमें देखने मिला, जिसके तहत पीएम श्री जो है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है ये क्वालिटी टीचिंग जो है ये प्रोवाइड कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट ये है कि पीएम मुद्रा योजना है सैंक्शन 43 करोड़ लोन्स अमाउंटिंग टू रुपीज 22.5 लाख करोड़ फॉर द एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशन ऑफ यूथ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीएम मुद्रा योजना के तहत जो है 43 करोड़ लोन्स जो है वो सैंक्शन किए गए। कितना अमाउंट के? 22.5 लाख करोड़ रुपीस के जो लोन है वो सैंक्शन किए गए। नंबर पूछा जाए तो 43 करोड़ लोन सैंक्शन हुए, अगर अमाउंट में पूछा जाए तो 22.5 लाख करोड़ रुपीस के लोन सैंक्शन किए गए यूथ के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज स्किल इंडिया मिशन हैज ट्रेन्ड 1.4 करोड़ यूथ, अपस्किल एंड रीस्किल फॉर 54 लाख यूथ एंड एस्टैब्लिश 3000 न्यू ITIs। ओके, सो स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ यूथ को जो है ट्रेन किया गया है, उसके बाद अपस्किल एंड रीस्किल किया गया है 54 लाख यूथ को एंड 3000 न्यू ITIs को एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग नेमली 7 ITIs, 16 ITIs, 7 IIMs, 15 AIMS, 390 यूनिवर्सिटी हैव बीन सेट अप। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब स्किल इंडिया मिशन जो है वो जुलाई 15 में जो है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसके तहत जो है स्किल्स को एनहांस करने के लिए, मतलब इंडियन वर्कफोर्स है उसकी स्किल को एनहांस करने के लिए इस मिशन को लाया गया था। तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इस मिशन के तहत पास की बात की जा रही है 1.4 करोड़ यूथ को जो है ट्रेन किया गया है, 54 लाख यूथ को अपस्किल रिस्किल किया गया है, 3000 न्यू ITIs को एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, सो ये यूथ के लिए जो है जो भी चेंजेस हुए ओके वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ओके, सो लास्ट हमारा फोकस सेक्टर है विच इज फार्मर, वेलफेयर ऑफ फार्मर, अन्नदाता, जिसका सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 11.8 करोड़ फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया है अंडर पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के तहत 6000 ईयरली जो पैसा है वो अकाउंट में भेजा जाता है, करेक्ट। सो उसमें 11.8 करोड़ फार्मर्स को ये दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन है क्रॉप इंश्योरेंस एक्सटेंडेड टू 4 करोड़ फार्मर्स थ्रू फसल बीमा योजना। यहाँ पे ये बोला गया कि क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 4 करोड़ फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया थ्रू द फसल बीमा योजना। एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सो ई-नाम हैज इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 1.8 करोड़ फार्मर्स विद ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ रुपीज 3 लाख करोड़। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे फार्मर्स अपने क्रॉप को जो है बेच सकते हैं। इसके दौरान जो है जो क्रॉप जो होता है फार्मर्स का उसे एनालाइज किया जाता है, उसकी क्रॉप की क्वालिटी चेक की जाती है, अकॉर्डिंग टू क्रॉप का क्वालिटी बिडिंग होता है एंड उस हिसाब से जो है फार्मर अपनी क्रॉप को बेच सकता है एक अच्छे दाम में। ओके, दैट इज ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। आई होप आप सभी को अभी तक के जो हम लोगों ने 4 सेक्टर डिस्कस किए वो सारे समझ आए होंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अभी हम लोगों ने यूथ एंड फार्मर्स के बारे में जो 2 फोकस सेक्टर देखे इसके ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है पीएम किसान सम्मान योजना डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स इंक्लूडिंग मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी पीएम किसान स्कीम होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, इसके तहत 6000 ईयरली जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा भेजा जाता था। ओके, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को अक्रॉस द कंट्री टू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। ओके, सो
ये वो स्कीम है जिसके तहत अभी इस साल के बजट में क्या अनाउंस किया कि 11.8 करोड़ फार्मर्स को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, इंक्लूडिंग मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो येस, इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। पहला पॉइंट ट्रू निकला हमारा, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया 11.8 करोड़ फार्मर्स ही थे एंड यहाँ पे भी 11.8 ही बोला है, तो करेक्ट है। सेकंड पॉइंट ये बोला है कि क्रॉप इंश्योरेंस गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर द पीएम फसल बीमा योजना। सबसे पहले पीएम फसल बीमा योजना की अगर मैं बात करूँ तो ये 2016 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा, ओके, जिसके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है अगर क्रॉप्स में कुछ भी फेल्यूर होता है या फिर क्रॉप्स में कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, कोई डिसीज हो जाता है, उसके वजह से जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए इंश्योरेंस कवरेज जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो क्रॉप इंश्योरेंस जो है इस स्कीम के तहत 4 करोड़ फार्मर्स को जो है वो दिया गया, विच इज़ अगेन करेक्ट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। समझ आया? दोनों योजनाएं क्या है, दोनों योजनाएं के तहत क्या प्रोवाइड किया जाता है, कब ये लॉन्च हुई थी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इंटरिम बजट 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम मुद्रा योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। आपको पीएम मुद्रा योजना के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल किए गए हैं वो देखना है कि क्या है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। फर्स्ट सेंटेंसेस, पीएम मुद्रा योजना सैंक्शन 43 करोड़ लोन्स एग्रीगेटिंग टू 22.5 लाख करोड़ फॉर एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशन ऑफ आवर यूथ। एंड सेकेंड पॉइंट है 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन हैव बीन गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगेन दोनों पॉइंट्स करेक्ट है। यूथ का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 43 करोड़ लोन्स जो है वो यूथ को दिए गए, जिसका अमाउंट था 22.5 लाख करोड़ रुपीस और वो यूथ को प्रोवाइड कर दिए गए। उसी के साथ साथ जब हम लोगों ने नारी शक्ति पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि अराउंड मुद्रा योजना के तहत 70% विमेन्स को कवर अप किया गया था, जिसके तहत 30 करोड़ मुद्रा लोन जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कर दिया गया था। ओके, सो दोनों पॉइंट्स अगेन यहाँ पे करेक्ट है, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो ये लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को, जिसके तहत लोन प्रोवाइड किया जाता है अप टू 10 लाख टू स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ओके, जो कि कॉर्पोरेट नहीं है एंड एग्रीकल्चर से सेक्टर से रिलेटेड नहीं है उनको। ओके, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को इसमें कवर अप किया जाता है, जो कॉर्पोरेट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड नहीं है उनको। ओके, समझ आया? ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ बेसिक पॉइंट्स एंड देन हम लोगों ने जो 4 मेजर सेक्टर डिस्कस किए थे, जो इस साल का सीतारमन ने अनाउंस किया था कि 4 ग्रुप्स के ऊपर ये जो है फोकस किया गया है। सो वो 4 मेजर ग्रुप्स थे, गरीब, पुअर, महिलाएं, विमेन, युवा, यूथ एंड अन्नदाता फार्मर। तो ये 4 हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया। सो नेक्स्ट है पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए बताया गया कि डिस्पाइट कोविड चैलेंजेस द टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना ग्रामीण विल बी अचीव सून। 2 करोड़ मोर हाउसेस टू बी टेकन अप इन द नेक्स्ट 5 years। देखिए यहाँ पे क्या अचीव किया और क्या अचीव करना, ये दोनों चीजें बताई गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कोविड के चैलेंजेस थे, फिर भी हम लोगों ने 3 करोड़ हाउस नियरली अंडर द पीएम आवास योजना ग्रामीण। देखिए ग्रामीण और अर्बन दोनों अलग अलग है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज पीएम आवास योजना, अर्बन एंड ग्रामीण दोनों भी। अभी यहाँ पे क्योंकि ग्रामीण की बात की जा रही है तो आपको वो ध्यान में रखना है। कोविड के चैलेंजेस थे, फिर भी हम लोगों ने नियरली 3 करोड़ हाउसेस को हम लोगों ने अचीव किया है और जल्दी हमारा 3 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव हो ही जाएगा। ओके, एंड 2 करोड़ जो हाउसेस है वो हम आने वाले 5 सालों में बनाने वाले हैं। ठीक है, ये एक टारगेट जो है वो रखा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आने वाले 5 सालों में कितने हाउसेस बनाने का टारगेट सेट किया है, दैट इज 2 करोड़ मोर हाउसेस टू बी टेकन अप इन द नेक्स्ट 5 years। तो ये था अबाउट पीएम आवास योजना ग्रामीण जो बजट में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वन है रूफटॉप सोलराइजेशन, जिसमें ये कहा गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड टू ऑब्टेन 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ थ्रू द रूफटॉप सोलराइजेशन। देखिए आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने जैन का करंट अफेयर पढ़ा, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि
अयोध्या राम मंदिर का जब भी प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसी के बाद मोदी जी ने एक स्कीम को लाया था, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ओके, सो इसके तहत जो है ऐसा बताया गया था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड में जो है सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। करेक्ट, सो उसी की यहाँ पे बात की गई कि 1 करोड़ हाउसेज जो है जिसमें सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिसके तहत 300 यूनिट्स का फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो है हर महीने का प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जा सकता है कि कितना यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी फ्री हर महीने का प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज 300 यूनिट्स। ओके, सो जिसकी वजह से 15 से 18,000 का एनुअली जो है वो सेविंग हो सकता है। ओके, सो ये था ऑल अबाउट रूफटॉप सोलराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर की बात की गई, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट, एनकरेजिंग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स ऑफ 9 to 14 ईयर्स टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत सर्वाइकल कैंसर को कम करना ये उद्देश्य है। सो 9 to 14 ईयर्स ये एज ग्रुप भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है हेल्थ केयर कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। सो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसका हेल्थ कवर अब जो है वो आशा वर्कर्स को भी दिया जाएगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इसमें कवर अप होंगी एंड हेल्पर्स भी इसमें कवर अप होगी। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो मोदी जी द्वारा 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 5 लाख पर फैमिली को जो है वो सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर को प्रोवाइड किया जाता था। ओके, बट अब ये जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है, इसमें आशा वर्कर्स भी इन्वॉल्व होगी, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इन्वॉल्व होंगी एंड हेल्पर्स भी इन्वॉल्व होंगी। ओके, आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूली डिजाइन यू-विन प्लेटफॉर्म फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट ऑफ मिशन इंद्रधनुष विल बी रोल आउट। तो न्यूली डिजाइन यू-विन प्लेटफॉर्म को जो है वो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष को जो है और भी ज़्यादा रोल आउट किया जाएगा, ठीक है, फॉर द इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो मेन पॉइंट्स यहाँ पे जो थे वो ये थे कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर को एक्सटेंड कर दिया गया है एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो है वो 9 से 14 साल की जो बच्ची है उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोगों ने जो अगेन पॉइंट डिस्कस किया इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंटरिम बजट 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज आर करेक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है पीएम आवास योजना ग्रामीण इज क्लोज टू अचीविंग द टारगेट ऑफ 4 करोड़ हाउसेज एंड 2 करोड़ मोर हाउसेज विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखिए सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे क्या बोला गया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण इज क्लोजिंग टू अचीव द टारगेट ऑफ 4 करोड़। अगर आप लोगों ने सही तरीके से सुना होगा तो मैंने आप सभी को कहा कि 3 करोड़ हाउसेज हम जल्द ही अचीव करने वाले हैं और हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि 2 करोड़ हाउसेज आने वाले 5 सालों में बने। करेक्ट, सो यहाँ पे 4 करोड़ आया था, हमने 4 करोड़ का टारगेट अचीव नहीं करने वाले, हम लोग 3 करोड़ का टारगेट अचीव करने वाले, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे रॉन्ग होता है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट है थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन 1 करोड़ हाउसहोल्ड विल बी एनेबल टू ऑब्टेन अप टू 500 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। अगेन ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत 1 करोड़ हाउसहोल्ड को सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसके तहत 300 यूनिट का जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वो हर महीने प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि 500 का, इसलिए ये भी पॉइंट गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदर 1 नॉर 2। ओके, नॉट नेसेसरी अगेन क्वेश्चन इस टाइप का आए। हमारा उद्देश्य यही है कि हम ईच एंड एवरी पॉइंट को समझे और ईच एंड एवरी पॉइंट के जो नंबर्स में स्पेशली है वो याद करें, सो दैट क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाए हम आंसर कर सके। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ग्रामीण भी है, अर्बन भी है। सो पहले जो इंदिरा आवास योजना था उसे ही रिकंस्ट्रक्ट किया गया एंड वो बना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि इफेक्टिवली वर्क किया अप्रैल 2016 से। ओके, एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन द अर्बन एरियाज बाय द ईयर 2022। इस टारगेट के साथ जो है इसे लॉन्च किया गया था। ओके, सो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड अर्बन। ओके,
देन बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया। द स्कीम सेट्स एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर इन 1 करोड़ हाउसहोल्ड विद इन अ ईयर, contributing to the large goal of achieving 40 gigawatt of rooftop solar installation by the year 2026. So इसके ऊपर का टारगेट ये है कि विद इन अ 1 ईयर में 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर सोलर पैनल्स जो है लगाया जाए एंड 2026 तक 14 गीगावाट का रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो हम लोग अचीव कर सके। यही टारगेट जो है इस स्कीम के तहत जो है वो अनाउंस किया गया था। ओके, सो ये अभी रिसेंटली जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या टेम्पल का, उसी के बाद मोदी जी ने इस स्कीम को अनाउंस किया था। इसकी डेट जो आ रही है जनवरी 2024 आ रही है। ओके, आई होप आप सभी को व्हाट इज पीएम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एंड व्हाट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ये समझ आया होगा, कब लॉन्च हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है एंड स्कीम इस साल के बजट में क्या चीज़ें उस स्कीम्स के बारे में बताई गई वो भी समझ आई होंगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करने वाले अभी एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहला पॉइंट जो बताया जा रहा है दैट इज एनकरेजिंग द यूज ऑफ नैनोडैप फॉर वेरियस क्रॉप्स अक्रॉस ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो भी पूरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वहाँ पे जो डिफरेंट क्रॉप्स है उसमें नैनो डैप का यूज़ के लिए एनकरेज किया जा रहा है। तो सबसे पहले नैनो डैप क्या होता है? नैनो डैप इज़ अ नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें भी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की डिफिशिएंसीज होती है उसको करेक्ट किया जाता है। ओके, ये एक प्रकार का ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी है जो कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड जो है इन इफ्को द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है, जिसके तहत नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की जो डेफिशिएंसीज होती है स्टैंडिंग क्रॉप्स में उसे करेक्ट किया जाता है। ओके, सो नैनो डैप को यूज़ करने के लिए और भी ज़्यादा एनकरेज किया गया है। ओके, द नेक्स्ट वन है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज टू सपोर्ट डेयरी फार्मर्स एंड कॉम्बैट फूड एंड माउथ डिसीज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डेयरी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि फूड एंड माउथ डिसीज को खत्म कर सके। ओके, नेक्स्ट one is strategizing for आत्मनिर्भरता, self reliance in oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, सोयाबीन and sunflower। so आत्मनिर्भरता, self reliance हमारा oil seeds में और भी ज़्यादा बढ़े उसके लिए जो है वर्क किया जा रहा है। सो ऑयल सीड्स में किसी किसी का वर्क किया गया है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। सो ये सारे ऑयल सीड्स जो है इसमें आत्मनिर्भरता मतलब कि इसमें सेल्फ रिलायंस जो है वो और भी ज़्यादा इनपुट किया गया है कि ये ऑयल सीड्स हम लोग अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। नेक्स्ट वन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज बेनिफिटेड 38 लाख फार्मर्स एंड जनरेटेड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट। सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो 30 लाख फार्मर्स जो है उनको बेनिफिट हुआ है उससे एंड जिससे 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है। ओके, नेक्स्ट मैंने प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना हैज असिस्टेड 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 60,000 इंडिविजुअल्स विद अ क्रेडिट लिंकेज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना जो है इसके तहत 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को असिस्ट किया गया एंड 60,000 इंडिविजुअल को जो है क्रेडिट लिंकेज जो है वो प्रोवाइड किया गया। ओके, सो ये था ऑल अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे आप सभी को जो भी पॉइंट्स मैंने बताए वो सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। नैनोडैप को यूज़ करने के लिए इंकरेज किया गया, देन डेयरी फार्मर्स के लिए और भी ज़्यादा पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया गया जिसका उद्देश्य यही है कि फूड एंड माउथ डिसीज को कॉम्बैट कर सके, खत्म कर सके। देन सेल्फ रिलायंस इन ऑयल सीड सेक्टर, जिसमें ऑयल सीड्स में कवर होता है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। तो ये ध्यान में रखना है आपको कौन सी ऑयल सीड्स है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 38 लाख फार्मर्स को जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया एंड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भी उससे जनरेट की गई। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना के तहत 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है असिस्ट किया गया, 60,000 इंडिविजुअल्स को एक क्रेडिट लिंकेज जो है वो प्रोवाइड किया गया। ओके, सो ये था ऑल अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं फिशरीज। फिशरीज में क्या बोला गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विल बी स्टेप्ड अप to enhance the aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare, double export to 1 lakh crore and generate 55 lakh employment opportunity in the near future। so यहाँ पे क्या बोला गया है कि आने वाले ईयर्स में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे एक्वाकल्चर की प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस किया जाएगा। वो 3 टन पर हेक्टर से 5 टन पर हेक्टर होगी। एक्सपोर्ट को डबल कर दिया जाएगा
ठीक है। एंड उसके बाद जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट होगी वो नियरली 55 लाख होगी नियर फ्यूचर में, ये बताया गया। एंड 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है वो भी सेटअप किए जाएंगे। ओके, सो ये था ऑल अबाउट फिशरीज। अभी हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फिशरीज डिस्कस किया, इसी के बारे में क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to interim budget 24, which statement is are correct? First one is Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. And second one is Pradhan Mantri formulation of micro food processing enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh self-help groups and 60,000 individual with credit linkage. तो yes, it is absolutely correct. अभी मैं अपन ने पढ़ा एंड पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों को रिवाइज करके भी बताया, तो दोनों पॉइंट्स एक्जैक्टली करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अभी हम लोगों ने जो स्कीम्स पढ़ी है इसी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इंप्लीमेंट किया है पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ओके, सो ये जो स्कीम इंप्लीमेंट किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया है। द स्कीम इज ऑपरेशनल फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2020 टू 2025। ओके, सो 5 सालों के लिए इस स्कीम को जो है लाया गया विद द आउटले ऑफ ₹10,000 crore फॉर सपोर्टिंग 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। सो 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ के साथ जो है इस स्कीम को 5 साल के लिए जो है लाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा इसे डेवलप किया गया। इन द ईयर 2016 मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया था एग्रो मराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को, और जिसे संपदा कहते हैं उसे। ठीक है, इसके ऊपर जो है 6,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो लगाया गया था 16 से लेकर 2020 तक के लिए। ओके, बट इन द ईयर 2017 गवर्नमेंट ने इसे रीनेम किया, संपदा स्कीम को रीनेम किया एज अ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ओके, सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या करता है, क्रिएटिंग अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज, डबलिंग the farmer income, increasing the processing level, reducing the wastage of agriculture produce and enhancing the export of the processed foods. Okay, so I hope आप सभी को समझ आया होगा कि ये स्कीम कब आया, ये कब रिनेम हुआ एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, एंड हमारे इस साल के बजट में अगेन इस स्कीम के लिए क्या अनाउंस किया गया ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो इसी के साथ बढ़ते आगे हम लोग और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट 2024 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी स्टेप्ड अप टू। यहाँ पे प्रधानमंत्री संपदा योजना मत्स्य संपदा योजना की बात की जा रही है। ओके, सो उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए गए आपको बताना है। फर्स्ट, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है वो सेटअप किया जाएगा। येस, इट इज करेक्ट। एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 3 to 5 टन पर हेक्टर। येस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। डबल एक्सपोर्ट टू ₹1 लाख करोड़, ये भी करेक्ट है। एंड जनरेट ऑफ 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द नियर फ्यूचर, ये भी करेक्ट है। सो इस साल के बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो बोले गए एंड यहाँ पे आप लोगों को सेम एज इट इज पूछे गए, इसलिए ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये एक फिशरीज सेक्टर ने इसे लॉन्च किया था सितंबर 2020 में। Okay, the scheme is being implemented in all the states and UT for the period of 5 years from 2020 to 2025. तो 5 सालों के लिए स्कीम को लाया गया था, 2020 में स्कीम को लाया गया था 5 सालों के लिए। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया गया है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर कैटलाइजिंग ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट की बात की जा रही है। सो यहाँ पे सबसे पहला जब भी ये रिसर्च का सेक्टर आया था तब यहाँ पे सीतारमन ने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी जो थे उनका स्लोगन था जय जवान जय किसान। ठीक है, देन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी है, उन्होंने ये स्लोगन में क्या ऐड किया, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान हुआ। अब मोदी जी ने इसमें फिर से ऐड ऑन किया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। सो जय अनुसंधान, जो अनुसंधान होता है उसी का मतलब होता है रिसर्च एंड इनोवेशन। सो इसी के साथ
ये कहना है कि हम और भी ज़्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन के सेक्टर में डेवलप करें। सो इसी के साथ इस स्लोगन को जो है ऐसा कर दिया गया है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है अ कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़ टू बी एस्टैब्लिश विद अ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रिफाइनेंसिंग विद अ लॉन्ग टेन्योर एंड लो और नील इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 लाख करोड़ का जो कॉर्पस एस्टैब्लिश किया गया है 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ टू बी एस्टैब्लिश विद अ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन। एंड सेकेंड पॉइंट ये अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च फॉर स्ट्रेंथनिंग डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर द डिफेंस पर्पस एंड एक्सपीडिएटिंग आत्मनिर्भरता। सो डिफेंस सेक्टर में और भी ज़्यादा हमारी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए जो न्यू स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, जिसके तहत हमें डिफेंस में और भी ज़्यादा जो है अचीवमेंट हासिल करनी है, ठीक है, और भी आत्मनिर्भर बनना है। ओके, सो ये रिसर्च एंड इनोवेशन के 2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट। ओके, 1 लाख करोड़ रुपीस का कॉर्पस जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है विद 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रेलवे। रेलवे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है अंडर पीएम गति शक्ति। So to be implemented to improve a logistic efficiency and reduce costs, energy mineral cement corridors, port connectivity corridors and high traffic density corridors. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 मेजर जो इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर जो है वो इसे बनाया जाएगा जिससे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, उसे और भी ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा। सो एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स जो है वो बनेगा, देन पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स बनेंगे। मतलब कि इन 3 मेजर टारगेट्स को जो है वो अचीव किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोला गया कि 40,000 नॉर्मल रेट बोगीज टू बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड टू एनहांस सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 40,000 जो नॉर्मल रेट बोगीज हैं उनको वंदे भारत की जो बोगीज होती है उस स्टैंडर्ड की बोगीज में कन्वर्ट किया जाएगा जिससे सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड पैसेंजर का कंफर्ट जो है वो सही होगा और भी ज़्यादा बेहतर होगा। सो आपको एक नंबर ध्यान में रखना है कि 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है टू दी वंदे भारत स्टैंडर्ड बोगीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एविएशन सेक्टर का। एविएशन सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट जो है इन द कंट्री डबल टू 149। ओके, सो 70-75 हुआ करते थे, अब जो हमारे एयरपोर्ट्स है वो भी डबल हो चुके हैं, कंट्री के 149 हो चुके हैं। रोल आउट ऑफ एयर कनेक्टिविटी टू द 2-tier एंड 3-tier सिटीज अंडर द उड़ान हैज बीन वाइड स्प्रेड। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एयर कनेक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा हमारी वाइड स्प्रेड हुई है 2-tier एंड 3-tier सिटीज में, ठीक है। उसके बाद बात की गई है 517 न्यू रूट्स आर कैरिंग 1.3 करोड़ पैसेंजर। सो 517 न्यू रूट्स जो है जिसके तहत 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को जो है कैरी किया गया है। ओके, and the last point is Indian carriers have placed order for over 1,000 new aircrafts। so आप सभी को पता होगा कि इतने सारे एयरपोर्ट्स बने हैं तो हमें बट ऑब्वियस है कि एयरक्राफ्ट्स की भी ज़रूरत होगी। सो उसके लिए 1,000 न्यू एयरक्राफ्ट्स के भी ऑर्डर्स जो है वो प्लेस किए गए हैं। ओके, सो ये एविएशन सेक्टर के जो नंबर्स है स्पेशली आपको वो सारे ध्यान में रखना है। ओके, इसी के साथ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंटरिम बजट 24 हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट इज बिलो आर करेक्ट, नहीं आर दी पार्ट ऑफ द 3 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम। सो 3 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम से मैंने बताया है आप लोगों को उस तरीके से जो है वो रेलवे रेडी होने वाली है। सो फर्स्ट वन इज हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, सेकंड वन इज मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज कनेक्टिविटी कॉरिडोर, थर्ड वन इज एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स। ओके, सो सेकंड पॉइंट जो है वो गलत है। सेकंड पॉइंट में क्या था, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स था। ओके, यहाँ पे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी कनेक्टिविटी कॉरिडोर बोला है जो कि रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 1 and 3 जो है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, बोथ 1 and 3। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्रीन एनर्जी। सो ग्रीन एनर्जी में सबसे पहले ये बोला गया कि टुवर्ड्स मीटिंग द कमिटमेंट टू नेट जीरो बाय 2070 द फॉलोइंग मेजर्स वेर अनाउंस। सबसे पहले ये बोला गया कि नेट जीरो इमिशन बाय 2070 बोला गया है ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है। सो ये जो ईयर है आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि नेट जीरो इमिशन बाय द ईयर 2070 जो है ये टारगेट रखा गया है। ओके, सो इसी के लिए क्या बोला गया है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर हार्नेसिंग ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल फॉर द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट। सो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जिससे हम विंड एनर्जी का जो
विंड एनर्जी जो है उसे हार्नेस कर सके 1 गीगावाट तक। ओके, सो वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसके तहत विंड एनर्जी जो है उसको हम लोग हार्नेस कर सके और उसका जो कैपेसिटी है वो कितना होना चाहिए, विच इज 1 गीगावाट। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मेट्रिक टन विल बी सेट अप बाय द ईयर 2030। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस, मिथेनॉल एंड अमोनिया। सो यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की बात की जा रही है। इसी का मतलब है यहाँ पे सिन गैस को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब स्किन गैस क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का एक ऑल्टरनेटिव होता है। ओके, सो जिससे क्या होगा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का प्रमोशन होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की कैपेसिटी जो है वो 100 मेट्रिक टन जो है वो रखी गई है एंड ये 2030 तक जो है ये सेटअप होना चाहिए, ये बोला गया है। ओके, सो इससे क्या होगा, इससे नेचुरल गैस, मिथेनॉल एंड अमोनिया पे जो हमारी डिपेंडेंसी है और इसका जो इंपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है फेज मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस इन कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड पाइप नेचुरल गैस फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस विल बी मैंडेटेड। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सीबी जो होता है, ब्लेंडिंग ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो होता है, इसको सीएनजी में एंड पीएनजी में जो है ब्लेंडिंग किया जाएगा और ये ब्लेंडिंग जो है ये मैंडेटरी किया गया है। ओके, सो सीबीजी को जो है सीएनजी में एंड पीएनजी में जो है ब्लेंडिंग किया जाएगा। ठीक है, फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, और ये क्या बोला गया है, ये मैंडेटरी बोला गया है। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो ग्रीन एनर्जी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि नेट जीरो इमिशन बाय द 2070। देन वायबिलिटी गैप फंडिंग का 1 गीगावाट का आपको ये ध्यान में रखना है कि विंड एनर्जी का जो हार्नेसिंग करना है उसका इनिशियल कैपेसिटी 1 गीगावाट रखा गया है। देन कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 टन विल बी सेटअप बाय 2030 एंड सीबीजी को सीएनजी एंड पीएनजी में डोमेस्टिक पर्पस के लिए ब्लेंडिंग करना है और ये मैंडेटरी बोला गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत के लिए जो है क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं। अ प्रोविजन ऑफ 75,000 करोड़ रुपीज एज अ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन इज प्रपोज टू सपोर्ट माइलस्टोन लिंक रिफॉर्म्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 75 करोड़ रुपीज का जो है यहाँ पे प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो दिया जाएगा विकसित भारत के लिए। ओके, सो ये आपको नंबर जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट 2024 बाय विच ईयर कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मेट्रिक टन विल बी सेटअप। सो बाय द ईयर 2030, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टू सपोर्ट विकसित भारत माइलस्टोन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 75,000 करोड़ इज प्रपोज्ड। सो विकसित भारत माइलस्टोन के लिए मैंने अभी आप सभी को बताया है कि 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो 75,000 करोड़ रुपीस के लिए प्रपोज कर दिया गया है, वो स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत विकसित भारत बनाने का जो है वो माइलस्टोन हम लोग अचीव कर सके। ओके, सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 50। ओके, 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा सारी स्टेट्स को। ओके, नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू इंटरिम बजट 2024 व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ नेट जीरो कमिटमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी को नेट जीरो करने का जो टारगेट दिया गया है, टारगेट ईयर वो क्या दिया गया है, दैट इज 2070। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेट जीरो इमिशन बाय द ईयर 2070, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एंड जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे नंबर्स काफ़ी सारे आने वाले हैं, तो नंबर सारे समझने हैं और अच्छी तरीके से जो भी पॉइंट्स अभी होंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी हाई है। ऐसा नहीं, अभी तक का भी जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारा इंपॉर्टेंट था, बट अभी जो स्पेशली पॉइंट्स आएंगे वो नंबर से रिलेटेड ज़्यादा आएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझना है एंड सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बोला जा रहा है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू बी इंक्रीज बाय 11.1% टू ₹11,11,111 करोड़, दैट विल बी 3.4% ऑफ द जीडीपी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रखा गया है वो 11.1% से इस साल बढ़ गया है, विच इज इक्वल टू व्हाट, 11,11,111 करोड़।
ओके, जो कि है 3.4% ऑफ द जीडीपी। ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 11 लाख है। ओके, मैं अराउंड बता रही हूँ आपको, टोटल एक्सपेंडिचर कितना सेट किया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट किया गया है विच इज 47.65 लाख करोड़ रुपीस। ओके, जिसमें का कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11 लाख। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये पॉइंट आपको अच्छी से समझ में ध्यान में रखना है कि 11.1% से जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इस साल का वो बड़ा है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मच इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बजट 24-25। आपको पूछा गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इस साल के बजट का। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 11,11,111 करोड़ रुपीस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट बाय 11.1% which is equal to 11.11 lakh करोड़ रुपीस for the next fiscal year constituting 3.4% of the GDP। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी सारे पॉइंट मैं आपको रिपीटेटिव बता रही हूँ सो दैट आपको इस सेशन में इसी वक्त वो सारे पॉइंट्स याद हो जाए। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं रिवाइज एस्टिमेट्स एंड बजट एस्टिमेट्स। देखिए आपको काफी सारे नंबर नजर आ रहे हैं। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। दैट्स इट। सबसे पहला पॉइंट आता है रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द टोटल रिसिट अदर देन बोरोइंग इज ₹27.56 लाख करोड़ ऑफ विच टैक्स रिसिट आर 23.24 लाख करोड़। अब ये जो रिवाइज एस्टिमेट आपको बता रहा है ये 2023 और 24 का बता रहा है। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होते हैं, जो मिड ईयर रिव्यू में जो पॉसिबल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो रिवाइज एस्टिमेट्स ये 23 और 24 का बता रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो रिवाइज एस्टिमेट्स में टोटल रिसिट्स अदर देन बोरोइंग कितना है 27.56 लाख करोड़, जिसमें से टैक्स रिसिट्स कितना है 23.24 लाख करोड़। ओके, इतना हुआ। उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स में टोटल एक्सपेंडिचर कितना था फाइनेंशियल 24 का, वो था 44.90 लाख करोड़। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल 24 का रेवेन्यू रिसिट्स हैव बीन रिकॉर्डेड एट रिवाइज ₹30.03 लाख करोड़। ठीक है, जो कि जितना एस्टिमेट किया गया था उससे हायर आया है, विच रिफ्लेक्ट्स व्हाट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एंड फॉर्मलाइजेशन इन द इकोनॉमी। ओके, एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 द फिस्कल डेफिसिट हैज बीन कट डाउन टू 5.8% एज अगेंस्ट द एस्टिमेटेड 5.9%। अगेन फिस्कल डेफिसिट में भी बहुत अच्छा देखने मिला कि जो एस्टिमेट किया गया था 5.9% उससे 5.8% देखने मिला। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, टोटल रिसिट्स अदर देन बोरोइंग विच इज 27.56 लाख करोड़, टैक्स रिसिट्स कितना था उसमें 23.24 लाख करोड़, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना 44.90 लाख करोड़, देन रेवेन्यू रिसिट 30.03 लाख करोड़ एंड फिस्कल डेफिसिट तो था वो था 5.8%। ये था रिवाइज एस्टिमेट। अब हम लोग हमारे इस साल का बजट एस्टिमेट जो है वो देखते हैं। बजट एस्टिमेट क्या है हमारा, टोटल रिसिट्स अदर देन बोरोइंग जो है वो है 30.80 लाख करोड़ एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है विच इज 47.66 लाख करोड़ मैंने आपको अभी बताया, जिसमें से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 11.11। अब टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, पैसा जाना। ठीक है, सरकार जो पैसा देती है, जो उसके पास से पैसा जाता है, दैट इज एक्सपेंडिचर। ओके, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें एसेट्स ना हो, एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, जैसे कि सब्सिडीज होती है, इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, ये सारा हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, और अगर मैं बात करूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, मतलब ऐसा एसेट्स जिसमें बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जिसमें इंफ्रा बनाया जाता है, वो होता है हमारे इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 11.11 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 47.66 लाख करोड़। तो बचा हुआ क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आया? ठीक है, ये इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 47.66 लाख करोड़ हुआ, जिसमें से टोटल रिसिट अदर देन बोरोइंग कितना है 30.80। रिसिट मतलब क्या होता है, पैसा आना। ठीक है, रिसिट मतलब क्या होना आता है, पैसा आना। ठीक है, पैसा दो तरीके से आता है अभी, लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में। जो शॉर्ट टर्म में पैसा आता है दैट इज रेवेन्यू रिसिट एंड जो लॉन्ग टर्म में आता है दैट इज कैपिटल रिसिट। ओके,
सो पैसा जब जेब में आता है उसे कहते हैं हम लोग रिसिट, ये ध्यान में रखना है। तो टोटल रिसिट अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग मतलब जो हम लोग उधार लेते हैं उसको छोड़कर जो पैसा आता है दैट इज 30.80, ये बजट एस्टिमेट्स में बताया गया है। ओके, देन टैक्स रिसिट से जो पैसा आएगा वो एस्टिमेट किया गया है 24-25 के लिए 26.02 लाख करोड़। आई होप आप सभी को जो भी टर्मिनोलॉजीज मैं बता रही हूँ एंड जो एस्टिमेट्स किए गए, जो फिग नंबर्स यहाँ पे पता दिए गए, वो आपको सारे ध्यान में भी रखने हैं और वो सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस करें वो सारी आपको समझनी भी है एट द सेम टाइम। ओके, रिसिट मतलब पैसा आना, तो सरकार को जो पैसा आता है यहाँ पे बात की जा रही है उसी की। तो टोटल रिसिट अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग मतलब कि जो हम उधार लेते हैं उसको छोड़कर जो आएगा दैट इज 30.80 एंड जो टैक्स से पैसा आएगा इस साल के बजट में ऐसा एस्टिमेट किया गया दैट इज 26.02 लाख करोड़ रुपीस आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर इज 47.66 लाख करोड़ रुपीस। ओके, इसके बाद जो पॉइंट बताया गया दैट इज स्कीम ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स टू बी कंटिन्यूड दिस ईयर विद द आउटले ऑफ रुपीस 1.3 लाख करोड़। क्या बोला जा रहा है, 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट्स को जो है वो और भी कंटिन्यू कर दिया गया है एंड उसके लिए 1.3 लाख करोड़ रुपीस जो है वो लगाया जाएगा। ओके, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट 24-25 का एस्टिमेट किया गया है 5.1% ऑफ दी जीडीपी विच इज अगेन बहुत अच्छा यहाँ पे हमें देखने मिला है। 5.4% मतलब कि और भी ज़्यादा कम हो चुका है। जितना कम फिस्कल डेफिसिट रहेगा उतना अच्छा रहेगा बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जो हम लेते हैं वो हमारे रिसिट में हम लोग जो हम उधार लेते हैं वो तो हमें रिटर्न करना होता है, विद इंटरेस्ट हमें रिटर्न करना होता है, तो वो हम फिस्कल डेफिसिट में ऐड नहीं करते, हमारी बोरोइंग्स को छोड़ते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, सो फिस्कल डेफिसिट जो 24-25 का एस्टिमेट किया गया है वो है 5.1%। ओके, एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 25-26 के लिए उसे और भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाएगा। 25-26 में जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो 4.5% होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, next, gross and net market borrowing through dated securities during 24-25 are estimated at rupees 14.13, 14.13 and 11.75 lakh crore respectively। मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही ग्रॉस बोरोइंग एंड नेट मार्केट बोरोइंग की। सो ग्रॉस बोरोइंग जो बताई जा रही है, एस्टिमेट की जा रही है विच इज 14.13 लाख करोड़ रुपीस एंड नेट बोरोइंग्स जो एस्टिमेट की जा रही है दैट इज 11.75 लाख करोड़ रुपीस। ओके, समझ आया। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी स्पेशली वो पॉइंट्स, एक फिर से रिकॉल कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट वन जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि 11.11 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि 11.1% से इंक्रीज हुआ विच इज इक्वल टू व्हाट, 3.4% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेट किया गया है 24-25 के लिए, 47.66 लाख करोड़ रुपीस। ओके, एंड उसके बाद टोटल रिसिट्स अदर देन बोरोइंग्स कितनी होगी, 30.80। टैक्स रिसिट्स कितनी होगी, 26.02 लाख करोड़ रुपीस। फिस्कल डेफिसिट 24-25 का एस्टिमेट किया गया है 5.1% एंड 25-26 का 4.5% होगा। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.8% था। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि पैसा जो आता है मतलब हम लोग उसे रिसीट कहते हैं। सो पैसा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो गवर्नमेंट का जो पैसा जाता है वो वेरियस सेक्टर्स में जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो जाता है पेंशन में 4%, अदर एक्सपेंडिचर में 9%, देन टैक्स एंड अदर जो स्टेट्स की जो टैक्स एंड ड्यूटीज होती है उसमें 10-20%, देन फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 8%, सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स होती है उसमें 16%, डिफेंस में जाता है 8%, सब्सिडीज में जाता है 6%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें 8% एंड इंटरेस्ट पेमेंट में जो पैसा जाता है वो सबसे ज्यादा जाता है विच इज इक्वल टू व्हाट, 20%। ओके, सो आपको यहाँ पे टॉप जो कर रहे हैं सबसे ज्यादा पैसा जहाँ से जिस सेक्टर से जाता है वो स्पेशली ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट पेमेंट से सबसे ज्यादा पैसा जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम से 16% जा रहा है, देन टैक्स एंड ड्यूटीज जो है स्टेट्स का शेयर जो है उसमें 20% जा रहा है। ओके, सो ये जो टॉप सेक्टर्स है वो आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से सरकार को पैसा आता भी है, तो पैसा किससे आता है, इनकम टैक्स से पैसा आता है 19%, एक्साइज ड्यूटी से 5% आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से 17% आता है, जीएसटी जो आता है उससे 18% आता है, देन बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है,
जो हम लोग बोरो करते हैं उससे पैसा आता है 28%, ठीक है, तो हमको उसे इंटरेस्ट देना भी पड़ता है, तो हमारा इंटरेस्ट भी जाता है जो कि 20% मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद है नॉन टैक्स रिसिट से 7% आता है, नॉन डेट कैपिटल रिसिट से 1% आता है, कस्टम से 4% आता है। सो इस तरीके से गवर्नमेंट को जो पैसा आता है एंड वो पैसा जाता भी है, ठीक है। सो कितना आया, ये जो बजट में अनाउंस किया गया, कितना पैसा आया एंड कितना पैसा गया, ये यहाँ पे आप लोगों को समझना है। सपोज मैं अगर बात करूँ पर्टिकुलरली पैसा आया, अगर इनकम टैक्स की बात करूँ 19%, अगर 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को आया तो उसमें से 19 रुपीज़ किससे आया, इनकम टैक्स से आया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे कंसिडर करना होगा। सो ये परसेंटेज भी ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछा जाए तो मोस्टली क्या होता है कि जो ज़्यादा वेटेज के होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ परसेंटेज आपको ये ध्यान में रखना है, रुपीज़ कम्स फ्रॉम एंड रुपीज़ गोज टू के, ओके। इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के ऊपर। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल 24-25। क्या बोला जा रहा है, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कितना है, 47.65 लाख करोड़ रुपीज। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 47,65,768 करोड़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर रखा गया दैट इज 47 लाख करोड़ रुपीज, ओके। सो एक और बार रिकॉल कर दूं क्विकली, देखो सिंपली यहाँ लिखा है टोटल रिसिट जो है एस्टिमेट किया गया विच इज 30.80 लाख, टैक्स रिसिट्स कितना है 26.02 लाख एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 47.66 लाख करोड़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट अकॉर्डिंग टू द बजट एस्टिमेट्स ऑफ 24-25। फिस्कल डेफिसिट कितना टारगेट किया गया है 24-25 के बजट के लिए, तो 5.1% ऑफ द जीडीपी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड 25-26 के लिए इसे और भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाएगा, 4.5% होगा, ऐसा अनाउंस किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोटल रिसिट, देखिए इंटरिम बजट की बात की जा रही है और वहाँ पे स्टेटमेंट को देखना है एंड नीचे एक और सेंटेंस बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउ इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द रिवाइज बजट 23-24। यहाँ पे 23-24 की बात की जा रही है। तो टोटल रिसिट कितना बोला है 27.56 लाख करोड़ एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना बोला है 48.90 लाख करोड़। अब हम लोग स्विच करते हैं उसी स्लाइड पे जहाँ पे मैंने आपको रिवाइज बजट 23-24 का बताया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टोटल रिसीट देखा था वो कितना था 27.56 लाख करोड़ एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो देखा था वो कितना था 44.90, ओके। बढ़ते हैं, स्विच करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 27.56 जो टोटल रिसीट है वो तो करेक्ट है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो 44 पॉइंट था वो 48 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो पहला है स्टेटमेंट वही ट्रू है, इसलिए ओनली वन मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो रिवाइज बजट 23-24 के अनुसार टोटल रिसीट जो है वो करेक्ट है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर रॉन्ग है, इसलिए ओनली वन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड अभी हम लोग डिस्कस करते हैं टैक्सेशन के बारे में। सो टैक्सेशन के बारे में क्या बताया गया है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंटरिम बजट में जो है टैक्स रेट्स को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज को एज इट इज मेंटेन रखा है एग्जिस्टिंग रेट्स के साथ, कोई चेंज हमें देखने नहीं मिला क्योंकि ये इंटरिम बजट है। एक्चुअल बजट जब पेश होगा तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस हमें देखने मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ कोई चेंज नहीं है, वही आपको ध्यान में रखना है जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग रेट थे उसी के अनुसार, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो ट्रिपल हुआ है, रिटर्न फाइल्स जो है वो इंक्रीज हुई है 2.4 टाइम्स से इन द लास्ट 10 ईयर्स, ये बताया गया। देन टैक्स बेनिफिट्स फॉर द स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर अप टू द March 31, 2025। सो स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता था उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, March 31, 2025 तक वो बेनिफिट दिया जाएगा। एंड टैक्स एग्जम्पशन ऑन द सर्टेन इनकम ऑफ IFSC यूनिट्स एक्सटेंडेड बाय अगेन 1 ईयर। अब वो जो 24 में एक्सपायर होने वाला था वो 2025 में होगा, 31 March 2025 को, ठीक है। सो टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप एंड इन्वेस्टमेंट के लिए उसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। टैक्स एग्जम्पशन ऑन द सर्टेन इनकम ऑफ IFSC यूनिट्स उसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। देन उसके बाद क्या बोला गया कि एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन जो है वो भी डबल हुआ है टू ₹1.66 लाख करोड़ दिस ईयर, ओके। देन टैक्स रैशनलाइजेशन जो है वो देखने मिला है। नो टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स पेयर विद द इनकम ऑफ
अप टू ₹7 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैक्स के जो रेट्स है वो एज इट इज मेंटेन रखें। सो न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार 7 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है। देन उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्सेस में क्या बोला गया, 22% फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज एंड 15% फॉर द सर्टन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सो कॉर्पोरेट टैक्स कितना बोला गया, न्यू फॉर द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज है उसके लिए 22% और फॉर द सर्टन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके लिए 15%। देन प्रिजम्पशन टैक्स थ्रेशोल्ड फॉर the retail business increased to 3 crore from 2 crore and presumptive taxation threshold for the professional increased to 75 lakh from the 50 lakh। so ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, इसी के साथ साथ जो अचीवमेंट टैक्स पेयर सर्विसेज में देखने मिली ओवर दी लास्ट ईयर्स, तो उसमें सीतारमन ने ये भी अनाउंस किया था कि जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है टैक्स रिटर्न का वो भी रिड्यूस टू 10 डेज हो गया है। प्रीवियसली वो 93 डेज हुआ करता था 2013-14 की अगर मैं बात करूँ तो। ओके, इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए न्यू फॉर्म 26A जो है वो भी अपडेट कर दिया गया, ये भी उन्होंने अनाउंस किया था। जो कुछ पॉइंट्स मुझे रिकॉल हुए वो मैंने आप लोगों को बता दिए। सो ये था ऑल अबाउट टैक्सेशन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अलोकेशन टू मिनिस्ट्रीज। सो मिनिस्ट्रीज में कितना अलोकेशन किया गया इन टर्म्स ऑफ करोड़। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबसे ज़्यादा इस साल पैसा जो है वो अलॉकेट किया गया है 6.2 लाख करोड़ रुपीस। देन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2.78 लाख करोड़ रुपीस। देन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55 लाख करोड़ रुपीस। देन है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 2.03 लाख करोड़ रुपीस। रूरल डेवलपमेंट में रखा गया 1.77 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में 1.68 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में रखा गया 1.37 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में रखा 1.27 लाख करोड़ रुपीस। ओके, सो सबसे ज्यादा हमें देखने मिला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में विच इज 6.2 लाख करोड़ रुपीस। ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं आगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच मिनिस्ट्री रिसीव द हाईएस्ट अलोकेशन इन द बजट 24-25, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैंने अभी आपको बताया डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसा जो है अलोकेट किया गया है 6.2 लाख करोड़ रुपीस का, इसलिए ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स का अलोकेशन भी इन करोड़ में दिया हुआ है। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में 2023 और 24 के मुकाबले 2024 और 25 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है एंड किस तरीके से एलोकेशन किया हुआ है वो दिया हुआ है। मैंने टेबल भी मेंशन किया हुआ है गाइज, एंड जो पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था बजट में उसी तरीके से आपके सामने दोनों चीज़ें रखी है, आप दोनों देख सकते हो साइमल्टेनियसली एंड ध्यान में रख सकते हो। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है इसमें 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपीस जो है वो लगाए जाएंगे। आयुष्मान भारत पीएम जय के लिए 7,500। देन प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम 6,200। मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम 6,903। सोलर पावर ग्रिड के लिए 8,500 एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600। ओके, सो यहाँ पे जो अलोकेशन हुआ मेजर स्कीम्स का वो मैंने आप लोगों को बताया। 2023-24 का भी आप देख सकते हो और 24-25 का भी आप देख सकते हो। आपको ये जो नंबर्स है ये ध्यान में रखने होंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बजट एस्टिमेट फॉर द मनरेगा इन द फिस्कल ईयर 24-25। सबसे पहले हम लोगों ने वही डिस्कस किया था। सो मनरेगा का इस साल का बजट एस्टिमेट जो अलोकेट किया गया है विच इज 86,000 करोड़ रुपीज, सॉरी 86,000 करोड़ रुपीस। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज अलोकेटेड फॉर द प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम इन द ईयर 24-25 विच इज 6,200 करोड़ रुपीस। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे जीडीपी की बात की जा रही है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे। सो ये जो पॉइंट था हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। इन बिटवीन जो सीतारमन है उन्होंने ये भी कहा था कि जीडीपी नॉट ओनली स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन गवर्नमेंट अभी इक्वली फोकस करेगी गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके, सो आपको जीडीपी का जो अभी ये फुल फॉर्म जो इस साल के बजट में मतलब गवर्नमेंट को फोकस करना है टुवर्ड्स गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ये भी सीतारमन ने जो है अनाउंस किया है। ठीक है, बिसाइड्स डिलीवरिंग हाई ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, द गवर्नमेंट इज इक्वली फोकस्ड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी दैट इज गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस।
सो एज पर बजट आपको जीडीपी का फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट को और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है इन सारे सेक्टर्स में इक्वली फोकस करना है, ये अनाउंस किया गया। ओके, एंड लास्ट सेकेंड पॉइंट जो बोला गया दैट इज गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, पीपल सेंट्रिक एंड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अप्रोच। तो ये जो जीडीपी जिसकी बात की गई है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परसेप्शन, यही आपको ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पीपल सेंट्रिक एंड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अप्रोच जो है ये प्रोवाइड करेगा। सो ये भी बताया गया था। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे फर्स्ट पॉइंट में परसेप्शन बोला है, पी स्टैंड्स फॉर, विच इज रॉन्ग, पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस की बात की गई है। ओके, सो फर्स्ट वाला सेंटेंस हम आपका गलत हो जाता है एंड सेकंड एग्जैक्टली करेक्ट है। सो ओनली 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है गवर्नेंस की जीडीपी की, जिस जीडीपी की यहाँ पे जिस जीडीपी के ऊपर इक्वली फोकस करना है, जिसकी बात निर्मला सीतारमन ने इस साल के बजट में की है, उसका अगर फुल फॉर्म आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो वो होगा गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो बजट का सेशन था वो कंप्लीट होता है। इस साल का ये जो बजट था ये इंटरिम बजट था 24-25 का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड की पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किए एंड उसी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी बताए। सो जो भी टॉप 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए वो सारे आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोगों ने देखी वो सारी आप लोगों को ध्यान में रखना है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जब तक फुल फ्लेज बजट नहीं आता है तब तक के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ओके, सो गाइज मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी अपकमिंग एग्जामिनेशन को लेकर तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का सेशन लेकर आने वाली हूँ। लास्ट 3 मंथ्स के हम लोग करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी वीडियो आए उसे सबसे पहले आप देख सको। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।